सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत फांसीवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। फांसीवाद का पहले तो हम समझेंगे अर्थ कि फांसीवाद है क्या, तब उसके बाद आगे की जो इससे जुड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। इसे अंग्रेजी में फासिज्म कहते हैं। अंग्रेजी में फांसीवाद को फासिज्म, जो इटालियन भाषा के फैसियो शब्द से लिया गया है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ एवं कुल्हाड़ी। फांसीवाद का जो वास्तव में अर्थ है वो क्या है? लकड़ियों का बंधा हुआ एक बोझ और कुल्हाड़ी, यानी ये दो प्रतीक। अब ये दोनों प्रतीक, लकड़ियों का बोझ और कुल्हाड़ी, इनका भी एक मतलब है कि ये प्रतीक क्यों बनाए गए। तो ये लकड़ी का बोझ, अब ये क्या बताता है? ये बताता है राष्ट्रीय एकता, ये बताता है राष्ट्रीय एकता। और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक। यहां तक तो हमने समझा सिर्फ अर्थ कि भाई फांसीवाद का क्या मतलब है, फांसीवाद से क्या समझते हैं। ठीक है, तो फासिज्म जो है वो कौन सा शब्द है? इटालियन भाषा का फैसियो शब्द से बना, और जिसका अर्थ है लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ एवं कुल्हाड़ी। और लकड़ी का जो बोझ है वो प्रतीक किसका है? राष्ट्रीय एकता का। और कुल्हाड़ी जो प्रतीक है वो किसकी? शक्ति के प्रतीक है। अब दिमाग में ये बात आएगी कि भाई ये जो फांसीवाद है ये कहाँ से शुरू हुआ, ये घटना कहाँ की है, तो फिर और क्लियर होता है। तो चलिए इसको भी बताते हैं। फांसीवाद ये उद्भव कहाँ हुआ, इसका विकास कहाँ हुआ, कहाँ पर ये प्रचलित था? तो मुसोलिनी एक व्यक्ति है और बहुत बड़ा राजनेता, और दूसरे शब्दों में कहें तो तानाशाह। और इसका संबंध किससे है? इटली से। और ये घटना कब की है? घटना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। और इस फांसीवाद का उदय करने वाला जो व्यक्ति है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो है मुसोलिनी। ये जो मुसोलिनी है, मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में
फांसी दल ने यही चिन्ह अपनाया। फांसी दल बना किसके नेतृत्व में? मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में। और उसने अपना चिन्ह जो बनाया वो यही बनाया था, लकड़ी का बोझ और कुल्हाड़ी, ये उनका प्रतीक चिन्ह था। 1926, अब यहाँ पर एक बात दिमाग में रहना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच, ये प्रथम विश्व युद्ध का काल है। अब इसके बाद की ये घटना है, तो 1921 से मुसोलिनी एक्टिव हुआ और 22 तक आते आते इटली में वो बेहद प्रसिद्ध हो गया, है ना। एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में उभरा 1922 में। कौन? मुसोलिनी। फिर उसने शासन सत्ता पे अपना अधिकार जमाना शुरू किया। प्रकृति का नियम है, जिसके पीछे सैकड़ों हजारों व्यक्ति चलना शुरू कर दें तो वो तो फिर नेतृत्व करेगा ही सत्ता पे। इतिहास गवाह है, किसी भी देश का इतिहास उठा लीजिए। तो इसके साथ इसके विचारों के वजह से, है ना, क्रांतिकारी जब विचार आते हैं, लीक से हटके आते हैं, तो लोग उसके पीछे चल देते हैं। तो यही इटली में हुआ। तो इसने भी शासन सत्ता पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। और घटना 1926 में है। 1926 में मुसोलिनी 1926 में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी यानी अद्वितीय घटना घटी इटली के अंदर, और इस अद्वितीय घटना ने मुसोलिनी को, यानी जो कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 1926 में मुसोलिनी ने इटालियन संसद ड्यूस को भंग कर दिया, और वह इटली का तानाशाह बन गया। यानी 1926 में, यानी 21 में एक्टिव हुआ और 1926 तक आते आते वो इटली का तानाशाह बन गया। उसने संसद को ही भंग कर दिया। अब चूंकि शब्द तानाशाह का मतलब यही है कि उसका ही कानून है, वो जो बोलेगा वही कानून है, वही न्याय है, वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सब कुछ वही। तो तानाशाह बन गया। अब तानाशाह मुसोलिनी इटली का। जर्मनी में भी एक नाम सुना होगा आपने, वो भी एक बहुत बड़ा तानाशाह बना, नाम था हिटलर। और ये सबके सब लगभग समकालीन हैं, लगभग ये सब समकालीन हैं। कौन? मुसोलिनी हो या हिटलर हो। तो ये इटली की बात चल रही है। तो मुसोलिनी इटली का क्या बन गया? तानाशाह। कब बना? 1926। अब तक जो मेरे द्वारा चर्चा हुई उसमें दो बात समझ में आई होंगी आपको। एक बात तो ये समझ में आई होगी कि वही फांसीवाद जो था वो अकेले एक आदमी ने शुरू कर दिया, और वो था तानाशाह मुसोलिनी। कितने क्रांतिकारी विचार रहे होंगे उसके समाज के प्रति कि उसने समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ लिया। तो फांसीवाद क्या था समझ में आया। उसने दो शब्द दिए, एक तो लकड़ी का बोझ और दूसरा कुल्हाड़ी। एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और दूसरा शक्ति। तो वो दोनों को सम्मिलित रूप से मानकर अपनी बात कह रहा है। कौन कह रहा है? मुसोलिनी, क्योंकि अनुसरण वो इन्हीं दो चीज़ों का कर रहा है। चलिए भाई, अब 1926 में
ये तानाशाह बना मुसोलिनी। 1945 में इटली एवं जर्मनी के पराजय के बाद ही फांसी दल का बिल्कुल अंत हो गया। अब आप देख रहे हैं 1926 में मुसोलिनी तानाशाह बना और 26 से 45 तक, यानी पूरी तरह से समाप्त हुआ 45 में, द्वितीय विश्व युद्ध तक वो कायम रहा, क्योंकि विश्व युद्ध में पराजय होती है, किसकी होती है? इटली और जर्मनी की। तब तक ये काबिज रहा सत्ता पर, जिसे कहते हैं एक छत्र राज इटली में, किसका? मुसोलिनी का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के अंदर एक तानाशाह, है ना, बना, जिसका नाम था मुसोलिनी। और कोई तानाशाह ऐसा ही नहीं बनता, क्योंकि तत्कालीन जो शासन व्यवस्था होती है उससे व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर उन्हीं व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और फिर बाकी लोग नेतृत्व करने लगते हैं, क्योंकि उसके विचार समाज के हित में होते हैं। कोई तुम्हारे पीछे क्यों चलेगा? वो तभी चलेगा जब उसको लगेगा कि विचार जो हैं आपके समाज के हित में है। तो मुसोलिनी के पीछे बहुत सारा जनबल शुरू हो गया था और इनका अंत 45 तक आते आते ख़त्म। तो फांसीवाद क्या था ये समझ में आया, नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति है यह भी समझ में आया, और किस समय, यानी किस समय तक ये एक्टिव रहा ये समझ में आया। अब आगे हम समझें कि इसने जो फांसीवाद शुरू किया, तो फांसी दल के प्रमुख सिद्धांत ये कह क्या रहा है, यानी ये फांसी दल जो है उसका भी अपने कुछ नियम कानून रहे होंगे, अपने भी कुछ आचरण वो अपनाए होंगे। तो वो और समझ लें कि फांसीवाद जो शुरू हुआ तो वो क्या कहना चाहता है। तो कहना ये चाहता है, पहले नंबर पर फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी धारणा। मुसोलिनी का जो मानना है, तो पहली बात क्या कहता है कि फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी धारणा है। इसके अंतर्गत फांसीवाद के अनुसार राज्य के हित और व्यक्तियों के हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुसोलिनी का मानना है, वो कहता है कि भैया राज्य के हित, यानी सबसे पहले राज्य के हित व्यक्तियों के हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। और बात भी सही है भाई, जब देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे, यानी स्वहित से ज़्यादा राष्ट्रहित होना चाहिए। तो इसका जो विचार है मुसोलिनी का, वो क्या है कि भाई व्यक्तिगत हित बाद में और पहले देश हित, राज्य हित। तो देश या राष्ट्र के हित की बात जब करेगा तो आम जनता उसके साथ हो जाएगी, और वो हो गई किसके साथ? मुसोलिनी की, क्योंकि उसका पहला सिद्धांत यही है
सर्वाधिकारवादी धारणा। ठीक है, जब राज्य का हित होगा तो सबका हित होगा, ये बात मुसोलिनी कहता है। और उसका एकमात्र कहना है व्यवस्था, अनुशासन और सत्ता, ये तीनों चीजें, व्यवस्था, अनुशासन और सत्ता, इन तीनों का समग्र रूप, तीनों का समग्र रूप सर्वाधिकारवादी धारणा। जनहित में जब बात करता है कोई व्यक्ति तो उसका एक व्यवस्था होता है, एक प्लानिंग होती है। कोई भी देश देख लीजिए, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, उसकी अपनी एक व्यवस्था, और व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है अनुशासन। तो मुसोलिनी बहुत ही ज़्यादा क्या कहें कि कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है। और फिर सत्ता, अगर इन तीनों में खाली सत्ता की बात करें, व्यवस्था अनुशासन ना हो तो इस सत्ता का क्या अस्तित्व रह जाएगा? कोई रह जाएगा? आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आपको किसी का मुखिया बना दिया जाए और अनुशासन और व्यवस्था नाम की चीज़ ना हो, चाहे आप छोटी सी संस्था की क्यों ना सही, तो क्या टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो व्यवस्था और अनुशासन, ये बात कौन कर रहा है? मुसोलिनी कर रहा है। तो अपनी जो सिद्धांत हैं किसके? फासीवाद के। तो पहले में उसने क्या? सर्वाधिकारवादी धारणा, जिसमें व्यक्ति नहीं, पहले राज्य के हित की बात कर रहा है। चलिए भाई, ये तो रहा पहला पॉइंट जो इसके सिद्धांत को बताता है। अब दूसरा पॉइंट, उस पर भी चर्चा करें। हम बात कर रहे हैं फासीवाद की, तो फासीवाद को समझने के लिए इसके सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। परीक्षा में प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी चर्चा होगी। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि ये है क्या, है ना। अब खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के और पढ़ गए तो कंपटीशन थोड़े निकल रहा है। कंपटीशन को पूरी तरह से अगर जीतना है तो भाई उसका डिटेल स्टडी भी ज़रूरी है। लोगों की धारणा बन गई, कम वो पढ़ गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ये फंस गए, निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा समझिए। उग्र राष्ट्रवाद नंबर 2 पे आता है। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अब ये जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट से ही क्या करता है? मेल खाता है। जब वो राज्य के हित की बात करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद होगा ही होगा। देश पहले, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। वो क्या कहता है वो भी सुनिए। फासीवाद एक ऐसी उग्र राष्ट्रीयता का उपासक है जो राष्ट्र और राज्य के आगे कुछ भी नहीं देख पाता। फासीवाद एक ऐसी उग्र राष्ट्रीयता, अब देखिए बिल्कुल शब्द अपने आप में ही अर्थ बताकर चल रहा है। फासीवाद का क्या मतलब है? उग्र राष्ट्रीयता। फासीवाद एक ऐसी उग्र राष्ट्रीयता का उपासक है जो राष्ट्र और राज्य के आगे कुछ भी नहीं देख पाता।
केवल बात कर रहा है किसकी? राज्य और राष्ट्र की। दूसरा, मुसोलिनी के शब्दों में पुरुष के जीवन में युद्ध वही स्थान रखता है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। मुसोलिनी उग्र राष्ट्रवाद के संदर्भ में वो कहता है, और बहुत ही ढंग से कह रहा है, पुरुष के जीवन में युद्ध वही स्थान रखता है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। जब स्त्री माँ बनती है, ठीक है ना, और वही स्थान उसको जो दिया है वही पुरुष को दिया है, किसमें? युद्ध। तो युद्ध अति आवश्यक है। वो साफ कह रहा है, युद्ध का घोर समर्थक मुसोलिनी। शांति की तो बात ही नहीं करता वो कहता है युद्ध से शांति आएगी, ना कि शांति से व्यक्ति आराम से रह सकता है, ना युद्ध से ही शांति। वो युद्ध का ही समर्थक है, क्योंकि वो खुद कह रहा है पुरुष के जीवन में युद्ध वही स्थान रखता है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। अब इसी के जैसा विचारक, बिल्कुल मुसोलिनी के जैसा विचारक कौन है? हिटलर। अब हिटलर क्या कहता है? अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उन्नति हुई है और सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति विनाश के गर्त में चली जाएगी। हिटलर का भी विचार देख लीजिए, वो भी क्या कह रहा है? युद्ध का ही समर्थक है। अविराम युद्ध, अविराम का मतलब रुकना ही नहीं है। अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। कौन कह रहा है? हिटलर। और सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति विनाश के गर्त में चली जाएगी। वो कह रहा है बेटा शांति शांति करते रहोगे ना तो विनाश हो जाए। कौन कह रहा है? हिटलर। मैं नहीं कह रहा हूँ, हिटलर कह रहा है। विचार हिटलर के हैं। कहने वाला यहाँ पर मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं। कहने वाले बदल गए, सुनने वाले बदल गए, लेकिन ये सत्य जो उसने कहा है ये थोड़ी बदल जाएगा। ये तो वही है। हमसे पहले कितने ही लोगों ने कहा, आपसे पहले कितने ही लोगों ने सुना। तो सुनने वाले और कहने वाले बदल जाएंगे, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। तो हिटलर कह रहा है कि अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। अब भारत का इतिहास देख लो। प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक अगर युद्धों की तरफ दृष्टि जाए तो लगातार हुए हैं। और भारत से ज़्यादा युद्ध किसने झेले हैं भाई? सबसे ज़्यादा युद्ध भारत में ही। तब भारत कहाँ हड़प्पा काल से और आधुनिक में आ पाया? कह रहा है ना मानव जाति की उन्नति हुई है।
तो हड़प्पा काल में मनुष्य जैसा था भारत में, बस आज तो नहीं है। प्रगति हुई और युद्ध भी हुए। वो कहता है कि शांति की स्थापना से मानव जाति का विनाश। हिटलर कह रहा है कि भैया शांति से मानव जाति का विनाश ही होना है। ये हिटलर के विचार है। तो मुसोलिनी और हिटलर दोनों तानाशाह, एक जर्मनी का एक इटली का है, और विचार भी एक जैसे ही है। क्योंकि कभी कभी सदियों में कोई एक विचारधारा के लोग अलग अलग जगह पर पृथ्वी पर, है ना, पैदा होते हैं। एक विचारधारा के एक समय यह भी था कि गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, एक जैसी विचारधारा के, वो आध्यात्म की ओर बढ़ गए। और ये जिस समय पैदा हुए हैं उस समय तानाशाह। तो एक विचारधारा, प्रकृति ऐसे लोगों को भी पृथ्वी पर भेज देती है, अच्छे भी भेजती है और तानाशाह भी भेजती है। तो प्रकृति को जो और जब और जैसा लगता है वैसा ही व्यक्ति पृथ्वी पर भेज देती है। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट, प्रजातंत्र का विरोध। फांसी दल का जो सिद्धांत है उसमें तीसरा क्या कहता है? प्रजातंत्र का विरोध व कुलीन तंत्र में विश्वास। कुलीन तंत्र में विश्वास और प्रजातंत्र का विरोध। अरे जिसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना होगी वो प्रजातंत्र की बात क्यों करेगा भाई? करेगा ही नहीं। कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए है ना? अरे जब प्रतीक बनाया है इसका मतलब कुल्हाड़ी हाथ में ही लेके चलेगी ना, पैर में लेके थोड़ी चलेगी। तो वो उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो वो उग्र राष्ट्रवाद का जब प्रतीक है तो वो प्रजातंत्र की बात क्यों करने लगा? तो इसलिए वो कह रहा है कि प्रजातंत्र का घोर विरोध करता है। वो मानता ही नहीं प्रजातंत्र को। क्या कहता है? मुसोलिनी खुद कह रहा है ये बात। देखो भाई, जो संसद है, संसद को बातों की दुकानें कहता है। मुसोलिनी संसद को बातों की दुकान, क्या दूरदृष्टि रही होगी भाई उसकी। क्योंकि भ्रष्टाचार कहाँ आएगा? इसमें आएगा, इसमें प्रजातंत्र में। और भारत में तो जम के ही है भ्रष्टाचार, क्योंकि इंडेक्स भी निकलती है उसमें, आप देख लीजिए। तो प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार आएगा और आता ही है, और आप देख भी रहे हैं। तो वो कहता है कि ये संसद जो है बातों की दुकान है, बातें करते रहते हैं। कौन कह रहा है ये? मुसोलिनी कह रहा है। मुसोलिनी के विचार हैं कि भाई संसद खाली बैठे बातों की दुकानें हैं, जहां जहां भी हैं। अगला और भी कहता है वो, बहुमत के शासन को उलूकों की व्यवस्था कहकर उपहास करता है मुसोलिनी। अब चूंकि तानाशाह है और तानाशाह बात ही ऐसी करेगा। वो कह रहा है ना, बहुमत के शासन को उलूकों की व्यवस्था। उलूक का मतलब तो उल्लू हो गया ना। वो उल्लुओं की व्यवस्था कहकर क्या कर रहा है? उपहास, मजाक उड़ा रहा है भाई। वो कह रहा है कि प्रजातंत्र किसकी व्यवस्था है? उलूकों की। मुसोलिनी कब की घटना है ये? 1921 से लेकर 1945 के बीच, जब फांसी दल
अपनी चरम सीमा पर था। चलिए भाई, हमने 3 पॉइंट में उनके सिद्धांत को समझने का प्रयास किया कि फासीवाद में क्या। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। फासीवाद तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं करता। अगला पॉइंट, फासीवाद तर्क और बुद्धि इसमें विश्वास ही नहीं करता। अब फिर वो करता किसमें विश्वास है? अबे देखिए, फासीवाद बुद्धिवादी दर्शन को विलासवादी धारणा मानता है और बुद्धि व तर्क के स्थान पर निर्णय व विश्वास का समर्थन करता है। सीधा सीधा कह रहा है जी, कोई तर्क नहीं, कोई बुद्धि नहीं, भाई निर्णय बता, निर्णय और विश्वास। क्योंकि कोई भी तानाशाह अपने पैरों पे तब तक खड़ा रहेगा जब तक लोग उसमें विश्वास करेंगे, और जैसे ही विश्वास खत्म हुआ उस पर से लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो वो अपने पैर जमाने के लिए भी अपने विचार कुछ इस तरह के देता है। क्या देता है? कि तर्क और बुद्धि को वो इग्नोर ही कर रहा है, मान ही नहीं रहा। वगैरह विश्वास करो, फेथ, मुझ पर पूरा विश्वास, मुसोलिनी। और निर्णय, दो चीजों का समर्थक, टू हैव फेथ, टू ओबे एंड टू फाइट, ये उसका विचार है। टू हैव फेथ, टू ओबे एंड टू फाइट। लड़ाई की बात तो जरूर करेगा, युद्ध की बात, संघर्ष की बात। और जीवन संघर्ष से ही तो चला है। बैठने से किसका जीवन चल गया? हर पल संघर्ष करना है, हर पल संघर्ष करना। कोई भी आगे बढ़ा है तो संघर्ष से बढ़ा है। संघर्ष के प्रकार बदल जाते हैं। यह निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर कि व्यक्ति किस प्रकार के संघर्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन संघर्ष तो सभी करते हैं। तो मुसोलिनी का जो विचार है वो क्या है? टू हैव फेथ, टू ओबे एंड टू फाइट। चलिए भाई, अब हमने इसके सिद्धांतों में 4 पॉइंट समझे, अब 5वां पॉइंट भी समझते हैं। 5वें में कहता है, फासीवाद समाजवाद का विरोधी है। फासीवाद समाजवाद का विरोधी है। फासीवाद संघर्ष में वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता। उसका विचार है धर्म, देशभक्ति, पवित्रता और वीर पूजा। वीर पूजा से मतलब जो युद्ध के लिए उद्यत लोग हैं उनको रेस्पेक्ट,
वीर पूजा जीवन के अधिक महत्वपूर्ण आदर्श। मुसोलिनी कहता है धर्म, देशभक्ति, पवित्रता, वीर पूजा जीवन के अधिक महत्वपूर्ण आदर्श हैं। समाजवाद की बात वो करता ही नहीं। कौन? मुसोलिनी। और क्यों नहीं करता? उसकी वजह प्रजातंत्र का घोर विरोधी है। चलिए भाई, इन 5 पॉइंट के बाद 6वें पॉइंट पे भी जरा दृष्टि डालते हैं। फासीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। करेगा ही। जो उग्र राष्ट्रवाद की बात करता हो वो तो ऑटोमेटिक साम्राज्यवाद में विश्वास रखेगा ही रखेगा, विस्तार करेगा, कब्जा करेगा, है ना, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके हाथ में। अरे एक दल इकट्ठा होकर जिस पर टूट पड़ेगा वही सामने वाला मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो वो क्या है? साम्राज्यवादी तो हुआ, इस पर कब्जा उस पर कब्जा। तो कहता है फासीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। अब मुसोलिनी के शब्दों में क्या है? साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील नियम है। इटली का विकास जीवन मरण प्रश्न है। इटली का या तो प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए। ये कोटेशन किसका है? मुसोलिनी का। सीधे सीधे कह रहा है भैया साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील नियम है। शाश्वत और अपरिवर्तनशील लगता है एक ही शब्द, मतलब शब्द दो हैं, अर्थ एक ही है। यानी ऐसा नियम है जो कभी बदलेगा ही नहीं। वो कहता है कि साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत नियम है और इटली का विकास जीवन मरण का प्रश्न बन गया। वो कह रहा है कि या तो भैया प्रसार करो इटली का या फिर इटली खत्म। तो युद्ध में उसकी अगाध आस्था है। वो युद्ध से अपने साम्राज्य को प्रसारित करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। कौन? मुसोलिनी। तो यहाँ तक बात होती है, उसके सिद्धांत में ये बात है। एक पॉइंट और समझने के योग्य है, उसको भी समझते हैं। फासीवाद स्वतंत्रता को अधिकार न मानकर कर्तव्य मानता है। स्वतंत्रता को अधिकार, अब आजकल संविधान में, हमारे संविधान में तो दिया ही हुआ है, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता है, लेकिन मुसोलिनी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है ये अधिकार नहीं है, ये क्या है? कर्तव्य। और वो कहता भी है स्वतंत्रता राज्य द्वारा दी गई एक रियायत मात्र है, छूट। उसको रियायत मतलब छूट मात्र मान के चलता है। तो आज हमने इस थोड़े से समय अंतराल में ये समझा कि फासीवाद क्या है,
फासीवाद का जो प्रणेता है वो कौन है? मुसोलिनी। और कब रहा वो एक्टिव, ये सीखा हम लोगों ने, और उसके क्या विचार थे राजनीतिक। इतनी सी चर्चा आज ईश्वर की कृपा से ये जो समय मिला है इसमें हम लोगों ने समझा। अब चूंकि सिलेबस में ये है, अब इससे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, पहले पूरे सिलेबस को एक बार स्टडी कर लिया जाए, फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए जाएं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा बाद में होगी। फिलहाल आज केवल चर्चा हो रही है डेस्क्रिप्टिव की, और उसमें भी हमने फासीवाद को समझा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।